हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं। चलिए, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि अपने इस चैप्टर 18 को भाई बहुत दिन हो गए ना। आज 15वां दिन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो भाई देखो टाइम लगता है, ऐसी बात नहीं है। और आज वैसे इसका लास्ट डे है, आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी क्या है, आप फ्रेशर हैं, आप बड़े रूप को अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो बातें हैं वो थोड़ी बड़े रूप में आपको मिलेंगी, है ना भाई। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि अब जब हम अपने नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, बात को मेरी ध्यान से समझो, जब हम नोट्स तैयार कर रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है याद करने, है ना। लेकिन आप टेंशन मत लिया करो, अभी हमारे पास बहुत समय है। समझ रहे आप मेरी बात को? बहुत समय है अभी हमारे पास पढ़ने के लिए भी। आप यदि फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, बिल्कुल भी बोरिंग आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो आप नोट्स बनाइए एक बार, साथ साथ इस नोट्सों को लेते चलिए। ठीक है, बाकी इनका और हम रिवीजन भी कराएंगे। समझ में आ रही बात? तो सारी चीज़ें आपको लर्न हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली और घबराने वाली बात नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं लेकिन स्टार्टिंग में घबरा जाते हैं, सर ये क्या होगा, ये तो कवर नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा। भाई आप कंटिन्यू चलने दीजिए। आप तो यूँ सोचिए कि थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन मुझे ये सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, यदि आप घबरा गए कि भाई अब तो कोर्स बहुत है, ये तो मैं बहुत पीछे रह गया, अब क्या होगा, तो वो बच्चा है ना, फिर उसको भी कवर नहीं कर पाता जिसको वो कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो आप जहाँ चल रहे हैं वहीं चलने दीजिए अपने आप को, नोट्स बनाते हुए चलिए। जितना आपको याद हो रहा है 50%, 60%, 70%, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में भाई ऐसा ही होता है सभी के साथ। समझ रहे हैं? आप स्टार्टिंग में ही एक महारत हासिल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड वास्तव में तेज होता है, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े धीरे धीरे चलते हैं, है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको कवर करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो देखिए आज हम अपने इस चैप्टर में जो लास्ट बात करने वाले हैं, हमने सारी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर करनी। ठीक है, अब 2 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत रह गए, तो आज हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए आप, लसिका। क्या है? लसिका, है ना, लिम्फ। बड़ी ई की मात्रा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लसिका में अलग अलग किताबों और अलग अलग मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिम्फ जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो लसिका लिखिए इसमें, रक्त का छना हुआ द्रव जिसमें प्लाज्मा व WBC होती हैं, लसिका कहलाता है। ठीक है, लसिका कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह है प्लाज्मा के समान ही होता है। लसिका लसिका परिसंचरण
तंत्र बनाता है जिसे सहायक परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, लाइनों को नोट कीजिए, फिर इनके बारे में हम समझेंगे क्या है। नोट कर लीजिए आराम से। लिख ली? देखिए, लसिका, मैं आपको बता दूं कि हमारी एक संरचना होती है केशिका, कैपिलरी, धमनी, शिरा और केशिका। ठीक है, ये 3 रुधिर वाहिनियां होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हमारा रक्त है, हमारा जो रक्त है वो हर ऊतक और हर कोशिका तक अपने पचित पदार्थ यानी कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ऑक्सीजन आदि को नहीं पहुंचा पाता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जो ब्लड है वो शरीर के हर ऊतक और कोशिका तक अपने इम्पोर्टेंट पदार्थों को नहीं पहुंचा पाता। तो उन पदार्थों को पहुंचाने के लिए, क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे ये हमारी रुधिर वाहिनी है ना, रुधिर वाहिनी, यहाँ पे हमारे पचित पदार्थ वगैरह जो भी है, तो इनमें जब प्रेशर बढ़ जाता है तो यहाँ से क्या होता है, प्लाज्मा और WBC छनकर बाहर आ जाते हैं इस रुधिर वाहिनी से, है ना। तो रक्त का जो छना हुआ द्रव है, छना हुआ द्रव, उस द्रव को ही हम क्या बोलेंगे, लसिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लसिका। अब ये लसिका क्यों बना, क्योंकि इस लसिका का क्या काम था कि यहाँ पर जो भी हमारे पचित पदार्थ हैं इस रुधिर वाहिनी में, क्योंकि आप जानते हैं पाचन तंत्र में हमने अवशोषण पढ़ा था, है ना। और अवशोषण में क्या हुआ था कि जो हमारे पचित पदार्थ थे, ग्लूकोज, अमीनो, वसी अम्ल, ये रक्त वाहिनी में आते। तो मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ऊतक या कोशिका है, ठीक है, तो ये जो रक्त की वाहिनी है वो डायरेक्ट इस ऑक्सीजन और उसको यहाँ तक नहीं पहुँचा सकती। तो इसीलिए क्या घटना घटित होती है कि यहाँ पर कुछ द्रव छनकर आ जाता है और उस द्रव को हम बोलते हैं क्या, लसिका। और इस द्रव में ऑक्सीजन, पचित पदार्थ होते हैं जो डायरेक्ट इसको कहाँ पहुंचा देते हैं, किसी भी ऊतक या कोशिका में। ठीक है, तो ये काम करता है भाई हमारा लिम्फ, जिसको हम लसिका बोलते हैं। तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनती है कि रक्त का छना हुआ द्रव जिसमें प्लाज्मा और WBC होंगी, क्या कहलाएगा, लसिका कहलाएगा। क्योंकि ये जो रुधिर वाहिनी की दीवार होती है जिसको हम एंडोथेलियम की दीवार बोलते हैं, उसमें इतने बड़े छिद्र नहीं होते जिनसे RBC बाहर निकल जाए। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। तो यहाँ पे जो हमारी WBC है उसमें मोस्टली ना लिम्फोसाइट ही होती है। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट ही होती है, और WBC नहीं होती। यहाँ भी थोड़ा बहुत प्लाज्मा भी छन जाता है, तो ये बिल्कुल प्लाज्मा के जैसा ही। देखो एक तो यार सिंपल सी आप यूं बात समझो कि ये तो आपकी कोशिका है, ये रुधिर वाहिनी है। अब इस रुधिर वाहिनी के अंदर आपके पचित पदार्थ हैं जो आपको कोशिका तक पहुंचाने, तो ये रुधिर वाहिनी तो डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचाएगी। तो सिंपल क्या है, इन दोनों के बीच में एक द्रव पदार्थ है, बस उस द्रव पदार्थ को हम क्या बोलेंगे, लसिका द्रव बोलेंगे। बस इतना सा है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात, लसिका क्या होता है। ये लसिका जो मुख्य रूप से हमारे लिए जो भोज्य पदार्थ हैं उनको ऊतक तक पहुंचाना, और ऊतक से जो उत्सर्जी पदार्थ है जैसे CO2 वगैरह
उनको कहाँ पहुंचाना, रुधिर में पहुंचाना, ये लसिका का काम होता है। ठीक है, अब इसके कार्य में मैं आपको बताऊंगा, तो यही कार्य हम लिखेंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई लसिका की, कि रक्त का छना हुआ द्रव जिसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो लसिका कहलाता है। लसिका प्लाज्मा के समान ही होता है, क्योंकि हमारी प्लाज्मा में भी डब्ल्यूबीसी होती है ज्यादा, है ना। लसिका जो है वो लसिका परिसंचरण तंत्र बनाता है। ठीक है, जिसे हम सहायक परिसंचरण तंत्र, एक तो होता है हमारा रुधिर परिसंचरण तंत्र, वो हमारे पदार्थों का परिवहन करता है। उसके साथ ही ये जो है दूसरा सहायक तंत्र होता है, जिसे हम सहायक परिसंचरण तंत्र या लसिका परिसंचरण तंत्र बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो मोस्टली तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है लसिका की, कि भाई लिम्फ क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लसिका परिसंचरण तंत्र में निम्न संरचनाएं भाग लेती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर लगाना, लसिका केशिका, लसिका केशिका, जिसको लिम्फ कैपिलरी बोलते हैं। अच्छा, मैं लिख ही देता हूं, चलिए, लिम्फ कैपिलरी। ठीक है, तो देखिए क्या है लसिका केशिका, यह है छोटी 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 नलिका होती हैं, जिनसे पचित पदार्थ ऊतक तक व ऊतक से उत्सर्जी पदार्थ रक्त तक पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, लसिका वाहिनी, जिसको लिम्फ वेसल्स बोल के चलते हैं ना, लिम्फ वेसल, लसिका वाहिनी। तो ये देखिए क्या है, यह है शिरा के समान होती है, जो कपाट युक्त है। यह दो मुख्य वाहिनी बनाती है, दाईं तथा बाईं। ठीक है, यह है पदार्थों को शरीर से हृदय की ओर लाती है। नोट कीजिए आप पहले इसको, फिर हम इसको समझेंगे।
लिख लिया। एक और लिख लीजिए। 3 संरचना है इसमें ना, लसिका केशिका हो गई, लसिका वाहिनी हो गई, तीसरा है लसिका पर्व, जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स या लसिका गांठ जिनको बोलते हैं ना, देखिए लसिका वाहिनी में जगह जगह पर गांठ होती हैं, जिन्हें लसिका पर्व, कहते हैं। इनमें लिम्फोसाइट का निर्माण व परिपक्वन होता है। ठीक है, लिख लीजिए तीनों को। लिख लीजिए ना। नोट कर लिया क्या? सभी को नोट कर लीजिए। देखिए भाई, ध्यान से आप मेरी बात को समझो। आप एक बात यूं मान के चलो, हमारी शरीर में जिस प्रकार रुधिर वाहिनियों का जाल है ना, रुधिर वाहिनियों का, बिल्कुल उसी प्रकार लसिका वाहिनियों का भी जाल होता है। ठीक है, लसिका वाहिनियों का भी जाल हमारे शरीर में बिछा हुआ रहता है ना, समझ रहे? ठीक है, तो लसिका वाहिनी या मैं कहूँ लसिका परिसंचरण तंत्र का निर्माण जो है वो 3 संरचनाएं करती हैं भाई। एक तो करती है लिम्फ कैपिलरी, जिसको लसिका केशिका बोलते हैं, और यदि मैं इसको केशिकाएं बोलूं तो कैपिलरीज हो जाएगा, IES लग जाएगा ना, आप जानते हैं। तो देखिए लसिका केशिका कि यह सबसे छोटी छोटी नलिका होती हैं, जिनका काम होता है पचित पदार्थ को ऊतक तक पहुंचाना और ऊतक से उत्सर्जित पदार्थ को रक्त तक पहुंचाना, है ना। फिर है लसिका वाहिनी। जो लसिका वाहिनी होती है वो सिरा के समान होती है, जिस प्रकार हमारी सिराएं होती हैं ना, उसी के जैसी हमारी लसिका वाहिनी होती है, और इसमें भी कपाट होते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कपाट क्यों होते हैं। देखो, ये मान लीजिए हमारी लसिका वाहिनी है, तो इसमें इस प्रकार के कपाट होते हैं। अब जो भी पदार्थ है वो हर्ट की तरफ इसमें से जाता है, सिरा से और लसिका वाहिनी से। इन दोनों में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है ना, वो हृदय की तरफ जाएगा, तो अब जाएगा तो नीचे से ऐसे, तो ये वापस बैक फ्लो नहीं हो जाए। अब जैसे यहाँ से कोई पदार्थ इधर निकल गया तो ये कपाट बंद हो जाएंगे, समझ रहे? आगे आगे ऐसे चलता जाता है। तो हमेशा हमारी सिरा और लसिका वाहिनी जो होती हैं वो कपाट युक्त होती है। ठीक है, तो ये आगे चल के 2 मुख्य वाहिनी बनाती है, दाई वक्षिका वाहिनी, दाई और वाई वाहिनी। ठीक है, और इनका काम है जो पदार्थ होते हैं उनको शरीर से कहाँ लाना, हार्ट की तरफ लाने का होता है। अब नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स। जो हमारी बड़ी बड़ी लसिका वाहिनी होती हैं, बड़ी बड़ी जो लसिका वाहिनी होती हैं,
उनके बीच बीच में कुछ गांठें होती हैं, उन्हें हम लसिका पर्व बोलते हैं। और उन गांठों में क्या है, जो हमारे लिम्फोसाइट हैं, WBC की लिम्फोसाइट जिनका काम प्रतिरक्षा बनाने का होता है, तो वो लिम्फोसाइट हमारे इन लिम्फ नोड्स में निर्मित होती रहती है। ठीक है, तो ये टोटल 3 संरचनाएं हमारे लसिका परिसंचरण तंत्र में पाई जाती है। अच्छा, ये जो लिम्फ नोड है ना, ये हमारा सिर है, गर्दन है, यहाँ की वाहिनियों में ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब इसका देख लेते हैं कार्य कि लसिका तंत्र का कार्य क्या है। तो एक ही इसका इंपॉर्टेंट कार्य वो मैं आपको बता देता हूं, यह है रक्त व ऊतकों के मध्य एक मध्यस्थ की तरह कार्य करता है। यह पचित पदार्थ व ऑक्सीजन को ऊतकों तक तथा ऊतकों से उत्सर्जी पदार्थों को रक्त तक पहुंचाता है। ठीक है, लिख लीजिए आराम से। ठीक है, चलिए, तो ये आप काम समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, रक्त व लसिका में अंतर, कि भाई इन दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 पॉइंट, यह है परिवहन तंत्र बनाता है। लसिका तंत्र बनाता है। नेक्स्ट, इसमें O2 अधिक व CO2 कम होती है। इसमें O2 कम व CO2 अधिक होती है। ठीक है, इसमें RBC उपस्थित, इसमें RBC अनुपस्थित लसिका में। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल अधिक, इसमें लिम्फोसाइट अधिक। तो ये मोस्टली डिफरेंट है रक्त और लसिका में, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए।
अच्छा, एक पॉइंट और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, वो भी अच्छा है। 5 कर लो। यह लाल रंग का होता है, और इसमें लिख लीजिए यह रंगहीन होता है। तो 5 यहाँ पर अंतर है रक्त और लसिका में, उसकी आप टेबल बना लीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखिए डिफरेंट की मैं आपको बात बता दूं कि रक्त और लसिका में क्या अंतर होता है। तो देखिए भाई, जो रक्त है वो तो रक्त परिसंचरण तंत्र या मैं कहूं परिवहन तंत्र बनाता है, और लसिका जो होता है वो लसिका तंत्र बनाता है हमारे शरीर के अंदर। अच्छा, रक्त में ऑक्सीजन अधिक होती है और CO2 होती है कम। भाई जो शुद्ध रक्त है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन CO2 की मात्रा है कम। लेकिन लसिका में O2 कम और CO2 अधिक। क्यों भाई, इसका रीजन आप समझो। वही लसिका एक मध्यस्थ की तरह काम करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है। तो ये ऑक्सीजन को तो पहुंचा देता है ऊतक के पास तुरंत, और ऊतक से लेता है CO2। तो इसके पास हमेशा CO2 की मात्रा ही ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो ये भी मेन डिफरेंट है। मोस्ट बात कि जो हमारा रक्त है उसमें RBC उपस्थित होती है, क्योंकि 99% RBC होती है हमारे रक्त में, 1% में प्लेटलेट्स और WBC होती हैं। समझ रहे हैं? तो मोस्टली आप RBC ही बोलेंगे। तो हमारे रक्त में RBC उपस्थित होती हैं, लेकिन लसिका जो होता है उसमें WBC उपस्थित होती हैं, लेकिन RBC कैसी होती हैं? अनुपस्थित होती है। ये मुख्य अंतर है। लसिका में कभी भी RBC नहीं पाई जाएगी, ठीक है, हमेशा ही अनुपस्थित रहेंगे। इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या देख, अरे ऐसे तो सारी चीजें होती हैं, लेकिन लसिका में तो लिम्फोसाइट की संख्या अधिक है और इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या अधिक है रक्त में, क्योंकि न्यूट्रोफिल का काम मारने का होता है और इसका काम प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का होता है लिम्फोसाइट का। तो जो लिम्फोसाइट है वो लसिका में ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे लिम्फ नोड है जहां इनका निर्माण भी होता है, तो इसलिए लसिकाणु यहाँ पर ज्यादा होते हैं लसिका तंत्र में। और ये आप जानते हैं रक्त लाल रंग का होता है और ये रंगहीन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा लसिका वाला टॉपिक। अब एक लास्ट टॉपिक है जो हमें नॉलेज के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, आप हेडिंग लगा लीजिए, विद्युत हृदय लेख, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसका शॉर्ट नाम है ECG। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, शॉर्ट फॉर्म और फुल नेम इसका जरूर। तो देखिए क्या होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, है ना। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए
चिकित्सा क्षेत्र की ऐसी तकनीक जिसमें हृदय की कार्यशील अवस्था में तंत्रिका तथा पेशियों द्वारा उत्पन्न विद्युतीय संकेतों को रिकॉर्ड किया जाता है। ईसीजी कहलाती है। इसमें प्रयुक्त यंत्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हृदय के विभिन्न कक्षों के संकुचन व शिथिलन से उत्पन्न संकेतों को तरंग के रूप में व्यक्त करते हैं। लिखिए एक बार, ये तरंग PQRS T के रूप में होती है। लिख लीजिए एक बार, फिर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। लिख लिया? तो देखिए भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हार्ट में कोई दिक्कत हो जाए तो हार्ट की किसी भी डिजीज के बारे में पता लगाने के लिए हम हॉस्पिटल में क्या करते हैं, एक तकनीक अपनाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं, है ना। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक इसमें प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रो कहते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, कार्डियो का मतलब हार्ट, और ग्राफ का मतलब होता है एक लेख, यानी कि एक कागज पर, एक पन्ने पर हमारी हार्ट की जो क्रिया होती है उसका एक ग्राफ बन के इसमें तैयार होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी विधि बोलते हैं, है ना। और उस ग्राफ में जो संकेत हमें मिलते हैं वो तरंग के रूप में व्यक्त करते हैं उनको, और वो जो तरंग है वो है PQRST तरंग। ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो चिकित्सा क्षेत्र की ऐसी तकनीक जिसमें हृदय की कार्यशील अवस्था में, जैसे मान लो हार्ट अपना कार्य कर रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें तंत्रिका और पेशियों के द्वारा जो विद्युतीय संकेत उत्पन्न होते हैं उनको रिकॉर्ड करना ECG कहलाता है। और इसमें जो यंत्र काम आता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। अब हम बात करते हैं तरंगों की। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रोड
मरीज के वक्ष, कलाई तथा पैर पर लगाए जाते हैं। ये पॉइंट ऑफ आप नोट कर लीजिए लास्ट में, ठीक है, लगाए जाते हैं। अब इस तरंग का जो चित्र है ना, वो आप मेरे साथ साथ बनाते हो चलो, तरंगों का डायग्राम। देखिए, ये है पी तरंग, क्यू, आर, एस और ये टी तरंग, ठीक है। और ये दोबारा से हमारी पी तरंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो ये तरंग आप इस प्रकार बना लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं पी से क्यू, इसे बोलते हैं आलिंदों का संकुचन। क्यू से आर, एवी नोड का आवेग। आर से एस, हेज बंडल तक संचरण। एस सी टी, निलयों का संकुचन। और टी से निलयों का शीतलन प्रारंभ, ठीक है। ये सारी चीजें आप बिल्कुल इसी प्रकार लाइन वाइज लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है, कर ली नोट। अब एक बार इसको समझ लीजिए। देखिए, ये जो मैंने आपको एक आरेख बनाया है ना, हमारे कॉपी जो पेज होता है उसमें लाइनिंग होती है, एक ग्राफ जैसी लाइन होती है, जैसे ग्राफ होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का। तो उसमें इस प्रकार की तरंग हमें शो होती हैं। तो यदि वो तरंग बिल्कुल इसी प्रकार है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। तो इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई, यदि किसी व्यक्ति के हार्ट में कोई दिक्कत है ना, तो ये जो तरंग है वो डिफरेंट टाइप में आती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि S और T के मध्य, जैसे ये S है तो ये S की लाइन और यहीं पर ये T हो गई तुरंत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निलयों का संकुचन हो रहा है वो बहुत कम समय के लिए हो रहा है, तो उसमें ब्लड सप्लाई पूरी नहीं होगी। और यदि ये टी वाली जो है वो बहुत दूर पर जाके दिखाई दे तो हम क्या बोलेंगे कि निलयों का जो संकुचन है वो लंबे समय तक चल रहा है, तो ये भी एक एबनॉर्मलिटी है ना। पी के बाद क्यू की जो दूरी है बिल्कुल यहीं पर आ जाए क्यू, तो हम क्या समझेंगे कि आलिंदों का संकुचन कम समय के लिए हो रहा है ना। तो बिल्कुल मतलब ऐसे हम अपनी असामान्यता का पता लगाते हैं। तो यहाँ ये चीज आपको याद रखनी है कि P से Q तक की जो लाइन है वो आलिंदों के संकुचन को बताती है। Q से R तक की जो AB नोड आवेग उत्पन्न करता है उसको बताती है। R से S का मतलब ये समझो कि AB नोड ने आवेग उत्पन्न किया तो ये संचरित होके जा रहा है, क्योंकि हिज बंडल तक जब ये सूचना पहुंचेगी तभी तो हमारे निलय संकुचित होते हैं। S से T जो लाइन है वो निलयों के संकुचन को समझाती है, और T के बाद हमारा निलयों का क्या चल रहा है, शीतलन।
तो इसमें देखो निलयों का शीतलन हो गया, आनंदों का शीतलन हो गया, फिर आगे पी लाइन, और पी से क्यू तक फिर दूसरी तरंग हमें प्राप्त होगी, मतलब दूसरी धड़कन। ये जो एक तरंग यहां तक है वो एक धड़कन का आरेख है, एक धड़कन की, ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार हमारी धड़कन की आरेख बनती जाती है, और इनकी लाइनों को देखकर हम हर्ट की असामान्यता का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। तो एक कार्य इसमें लिख सकते हैं आप, ईसीजी की उपयोगिता लिख लीजिए। उपयोगिता, इससे हृदय की असामान्यता का पता लगाया जाता है, ठीक है। ये इसकी उपयोगिता है। तो इस प्रकार आज हमारा काफी दिनों में ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, ठीक है भाई। कल से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर और पढ़ेंगे हमें लास्ट वाला, और उसके बाद हम अपनी बॉटनी पर चलेंगे, अपने इम्पोर्टेंट अपने स्टार्टिंग के चैप्टर पर चलेंगे, ठीक है। एक चैप्टर को और कंप्लीट करना है बस, ठीक है। तो बाकी बातें करेंगे अब कल।